हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने रोहित स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, दिसंबर महीने की आज अंतिम क्लास है, यानी दिसंबर 2025 तक हमारा करंट अफेयर आज कंप्लीट हो जाएगा। तो सभी साथियों इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें मैंने लिए हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला सवाल है आपका, यानी कि दिसंबर 2025 की अंतिम क्लास है, और अंतिम क्लास का जो पहला सवाल हमारा रहने वाला है, क्या है वो, कि टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में एक ही पारी में 8 विकेट चटकाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो क्या नाम है भाई? सोनम येसे बने हैं, जिन्होंने 8 विकेट लिए हैं और इतिहास रच दिया है। ध्यान रखना आप लोग, 8 विकेट लिए हैं। 29 दिसंबर 2025 को सोनम येसे ने म्यांमार के विरुद्ध खेले गए तीसरे टी20 में यह कारनामा किया है। 22 वर्षीय बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज ने अपने 4 ओवर में 7 रन देकर 8 विकेट लिए हैं, और इस जादुई स्पेल में उन्होंने मेडन ओवर भी डाला था एक। चलिए आगे देखते हैं। पुरातत्व विभाग ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस स्थान पर 2000 वर्ष पुराने कुषाणकालीन बौद्ध स्थल की खोज की है? तो कहां पे की है? तो वो की है साथियों, ध्यान रखना, जेहनपोरा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका, जेहनपोरा में। कहाँ की है? जेहनपोरा। इस जगह का नाम याद रखना आप लोग। गांव में एक प्राचीन बौद्ध स्थल खोजा गया है, और यह स्थल लगभग 2000 वर्ष पुराना है, और इसका संबंध कुषाण वंश से माना जा रहा है। यहाँ प्राप्त विहार कक्ष और स्तूपों की वास्तुकला स्पष्ट रूप से गंधार शैली से क्या होती है? आपकी प्रेरित है। और यह खोज कश्मीर घाटी में महायान बौद्ध धर्म के प्राचीन विस्तार का एक महत्वपूर्ण प्रमाण भी है। आगे देखते हैं। भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित MRI स्कैनर का निर्माण किस स्टार्टअप कंपनी द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है आपका बॉक्सेल ग्रिड्स के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? बॉक्सेल ग्रिड्स के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ध्यान रखिएगा आप लोग। और इस उपलब्धि के पीछे कंपनी के संस्थापक अर्जुन अरुणाचलम के 12 वर्षों का गहन शोध है। यह एक 1.2 टेस्ला क्षमता वाला स्कैनर है, जिसे चंद्रपुर में स्थापित किया गया है। आगे चलते हैं। प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने उड़ीसा के नीलाद्री बीच पर किस सामग्री का प्रयोग करके एक सांता क्लॉज की रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रतिमा बनाई है? भैया सांता क्लॉज बनाया है, और आपका रिकॉर्ड उन्होंने बना दिया है। तो वो था आपका सेब और रेत। याद रखना आप लोग, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का पूछ लेगा, सेब और आपका रेत। तो पद्मश्री सुदर्शन पटनायक ने सेब और रेत का उपयोग करके सांता क्लॉज की एक विशाल कलाकृति बनाई है, और इस मूर्ति के निर्माण में लगभग 1.5 टन यानी कि 1500 किलोग्राम असली सेबों का प्रयोग किया गया है। तो समझ सकते हैं आप लोग कितनी बड़ी प्रतिमा उन्होंने बनाई होगी। 1500 किलोग्राम के सेबों का प्रयोग किया है, असली वाले सेबों का। प्रतिमा का आकार 60 फीट लंबा रहा, 45 फीट चौड़ा और 22 फीट उसकी ऊंचाई है, और इसे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बुक ऑफ इंडिया द्वारा अधिकारित मान्यता दी गई है। और कलाकृति का मुख्य संदेश है विश्व शांति और आपका सद्भाव। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, सेब और रेत। हाल ही में चीन ने विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का उद्घाटन अपने किस प्रांत में किया है? तो भाई देखो, चाइना ने बना दी है विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग। ये बनाया उसने शिनजियांग में। कहाँ बनाया है? शिनजियांग प्रांत में इसकी शुरुआत की है। और यह सुरंग उरीमकी यूली एक्सप्रेसवे का हिस्सा है, और आपका तियानशान पर्वत श्रृंखला से गुजरेगी। इसकी कुल लंबाई लगभग 22 किलोमीटर के आसपास है, और इसे बनने में 5 वर्ष लगे हैं। तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। विजयवाड़ा में संपन्न हुई 87वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल की विजेता कौन बनी है? तो क्या नाम है उनका? उनका नाम है सूर्या करिश्मा तामीरी। क्या नाम है उनका? सूर्या करिश्मा और आपकी तामीरी ने जीता है, और उन्होंने फाइनल मुकाबले में तन्वी पन्नी को हरा दिया है। और पुरुष एकल की बात करें तो ऋत्विक संजीव एस ने भरत राघव को हराकर जीत दर्ज की है। और महिला युगल की बात करें तो गौतम और आपका अश्वनी भट्ट ने, जबकि पुरुष युगल की बात करें तो आपका हरिहरन और आपका रोवन कुमार ने विजय प्राप्त की। चलिए आगे देखते हैं। दिसंबर 2025 में आयोजित 5वें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या रहा था आपका? तो केंद्रीय विषय क्या रहा है? विकसित भारत के लिए मानव पूंजी। याद रखना आप लोग, इसका विषय आपसे पूछ लेगा, विकसित भारत के लिए
मानव पूंजी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन की थीम रखी गई है ये। यह सम्मेलन कब हुआ आपका? 27 से 28 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में। और इसका मुख्य फोकस क्या था? शिक्षा, कौशल विकास और आपके स्वास्थ्य। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला संयुक्त राष्ट्र का पहला सदस्य देश कौन सा बन गया है? तो इजराइल ने इसको मान्यता दे दी है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो क्या क्वेश्चन रहेगा इसका? इजराइल। तो इजराइल ने आधिकारिक तौर पर रिपब्लिक ऑफ सोमालीलैंड को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी है। यह घोषणा 26 दिसंबर को इजराइल के पीएम, क्या नाम है उनका? नाम भी याद रखना, बेंजामिन नेतन्याहू ने की है। इजराइल ऐसा करने वाला यूएन का पहला देश बना है, ध्यान रखिएगा। चलो आगे चलते हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने 33 वर्षों के बाद आधिकारिक तौर पर किस राज्य को पुनः टाइगर स्टेट का दर्जा दिया है? किसका भैया? टाइगर स्टेट का दर्जा दिया है। तो किसको दिया है? वो दे दिया है फिर से आपको गुजरात राज्य को। किसको? गुजरात को फिर से टाइगर स्टेट का दर्जा दे दिया है। फिलहाल किसको बोलते हैं? मध्य प्रदेश को। अब गुजरात को भी दे दिया है। तो एनटीसीए ने गुजरात को पुनः टाइगर स्टेट का बहाल कर दिया है। गुजरात को आखिरी बार 1989 की गणना में शामिल किया गया था, लेकिन ठोस सबूत न होने के कारण 1992 में सूची से हटा दिया गया था। हाल ही में दाहोद जिले के रतन महल अभ्यारण्य में वाघ की उपस्थिति की पुष्टि हुई है और गुजरात को अब ऑल इंडिया टाइगर एसोसिएशन या एस्टिमेशन 2026 में शामिल किया गया है। आगे देखते हैं। आर्मेनिया के आगामी जैव विविधता सम्मेलन यानी कि COP 17 के लिए किस जीव को अपना आधिकारिक लोगो चुना है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। तो आर्मेनिया ने आगामी जैव विविधता सम्मेलन यानी COP 17 का जो सम्मेलन होने वाला है वो आर्मेनिया, और लोगों का चुना आपका तो नीली तितली। क्या भैया? नीली तितली, याद रखना आप लोग। तो आर्मेनिया ने COP 17 के लिए नीली तितली को अपना शुभांकर लोगो चुना है। सम्मेलन का नारा रहेगा आपका टेकिंग एक्शन फॉर नेचर, और तितलियां पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेतक यानी इंडिकेटर मानी जाती हैं। आगे जाओ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में भारतीय संविधान का विमोचन किस भाषा और लिपि में किया है? बहुत ही अच्छा सवाल है, एग्जाम में आने वाला, ध्यान रखना आप लोग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय संविधान का विमोचन किस भाषा और लिपि में किया है? तो याद रखना आप लोग, संथाली भाषा में किया है और ओल चिकी लिपि में किया है। चलो, तो ओल चिकी लिपि का आविष्कार किसने किया था भैया? पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था। संताली भाषा को 2003 में 92वां संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। और पहली भाषा जोड़ने वाली कौन सी थी अगर आपसे पूछे तो वो थी आपकी सिंधी, है ना, ध्यान रखना। हमारे मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, अब भाषाएं हो गई हैं आपकी 22। चलो आगे देखते हैं। केरल के सबरीमाला मंदिर में आयोजित होने वाली मंडल पूजा किस धार्मिक अनुष्ठान के समापन को दर्शाती है? तो 41 दिनों का मंडल व्रत, याद रखना 41 दिनों का मंडल व्रत। और सबरीमाला मंदिर आप जानते हो सुर्खियों में वैसे ही रहता है केरल में, तो क्वेश्चन आपका बन सकता है। चलिए, सबरीमाला मंदिर पढ़ लिया हम लोगों ने, 41 दिनों के मंडल व्रत, और यह पूजा भगवान अयप्पा को समर्पित है। और ये भी पूछ लेगा आप लोगों से, जो सबरी वाला मंदिर है वो किस भगवान जी का है? तो बता दोगे अयप्पा। क्या बताओगे? भगवान अयप्पा। यह व्रत मलयालम कैलेंडर के वृश्चिकम मास से शुरू होकर धनु मास में समाप्त होगा, और मंडल पूजा के बाद मंदिर कुछ दिनों के लिए बंद होता है और फिर मकर बिलकुक उत्सव के लिए दोबारा खोला जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आर प्रज्ञानंदा और अनीश गिरी की अगुवाई वाली किस टीम ने ग्लोबल चेस लीग 2025 की ट्रॉफी अपने नाम की है? तो इन्होंने देखो किसको हरा के जीता भैया? तो अल्पाइन एसजी पाइपर्स को। किसको हरा के जीता है? तो ध्यान रखना आप लोग, अल्पाइन एसजी पाइपर्स को। मुंबई में हुए फाइनल मुकाबले में उन्होंने गत विजेता त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स को हराया है। अच्छा, इसको हरा के जीता है, ठीक। और टीम का नेतृत्व किया था आर प्रज्ञानंदन और अनीश गिरी ने किया, जिसमें अनीश गिरी को फाइनल का MVP चुना गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 10 से 11 जनवरी 2026 को निर्धारित
40वीं एशियाई जल पक्षी जनगणना का आयोजन स्थल कहाँ रहा है? तो ये कहाँ पर है अभी? तो देखिए गोदावरी मुहाना आंध्र प्रदेश। याद रखना आप लोग, 10 से 11 जनवरी 2026 को निर्धारित 40वीं एशियाई जल पक्षी जनगणना स्थल कहाँ होगा? तो गोदावरी मुहाना आंध्र प्रदेश। और इसमें क्या होगा भाई? इसमें कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य का क्षेत्र भी शामिल होगा। इस जनगणना का विशेष महत्व क्या है? इंडियन स्कीमर और ग्रेट नोट जैसी संकटग्रस्त प्रजातियों की निगरानी करना। आगे देखते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का लोकार्पण कहाँ किया है? बहुत ही अच्छा सवाल है आप लोगों का। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल है ना, का लोकार्पण कहाँ किया है? तो याद रखना लखनऊ में किया है। लखनऊ मतलब आपका उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश वालों देखो, ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ध्यान रखना। और आगामी परीक्षाएं बहुत हैं उत्तर प्रदेश में, तो याद रखना। तो प्रधानमंत्री जी ने 25 दिसंबर 2025 को सुशासन दिवस को लखनऊ में क्या भैया? राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। यह 65 एकड़ में फैला है और इसकी लागत लगभग कितनी है? 230 करोड़। यह स्थल 3 महान विभूतियां डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन और विचारों को समर्पित है। इसका उद्देश्य भावी पीढ़ियों को राष्ट्रीयवाद और आपका जन सेवा की प्रेरणा देना है। कहां पर? लखनऊ। याद रखना आप लोग, उत्तर प्रदेश में। आगे चलते हैं। जापान ने फुकुशिमा त्रासदी के बाद सुरक्षा कारणों से बंद दुनिया के किस सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र को पुनः आरंभ करने का फैसला लिया है? तो किसे किया भैया? तो वो है आपका कशीवाजाकी करीबा। एक तो नाम इनके ऐसे होते हैं जापान वालों के, तो क्या नाम है इनका? ध्यान से देखना, कशीवाजाकी करीबा। इसको है ना, तो जापान ने कशीवाजाकी करीबा परमाणु संयंत्र को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। लगभग 8000 मेगावाट क्षमता वाला यह दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और यह निर्णय जापान के 2050 तक नेट जीरो कार्बन लक्ष्य और ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया गया है, मतलब लिया गया है। आगे देखो, भारत का वह पहला राज्य कौन सा बनने जा रहा है जो रोलिंग बजट प्रणाली को अपनाएगा? किसको भैया? तो रोलिंग बजट प्रणाली को अपनाने वाला कौन सा राज्य बनने वाला है? तो साथियों ध्यान रखना आप लोग, मध्य प्रदेश। तो ऐसा करने वाला कौन है? तो मध्य प्रदेश है, ध्यान रखना। मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य होगा जो रोलिंग बजट पेश करेगा। और रोलिंग बजट में केवल 1 वर्ष नहीं बल्कि आगामी 3 से 5 वर्षों के लिए आय और व्यय की योजना बनाई जाएगी। और यह अवधारणा हमने कहां से ली है? तो स्वीडन से अपनाई गई है, ध्यान रखना आप लोग। आगे चलते हैं। भारतीय तटरक्षक बल यानी आईसीजी ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए अपने बेड़े में किस पहले विशेष पोत को शामिल किया है? तो उसको किया है समुद्र प्रताप को किया। किसको किया है? समुद्र प्रताप को। साथियों ध्यान रखना आप लोग, भारतीय तटरक्षक बल ने अपने पहले प्रदूषण नियंत्रण पोत में समुद्र प्रताप को कमीशन किया है। इसे 23 दिसंबर 2025 को औपचारिक रूप से सेवा में लिया जाएगा, यह भी याद रखना आप लोग। आगे देखते हैं। भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रीय कन्वेंशन के सदस्य देशों का 11वां शिखर सम्मेलन कहां संपन्न होगा? किसका भैया? तो संयुक्त राष्ट्रीय कन्वेंशन का कहां पर होने वाला है? तो दोहा। और दोहा कहां पड़ता है आपका? कतर। तो कतर की राजधानी दोहा में ये होने वाला है, याद रखिएगा, है ना, यही हो जाएगा आपका कतर की दोहा में। और कब होगा आपका? तो 11वां सम्मेलन है 15 से 19 दिसंबर 2025 को। और यह दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार विरोधी सम्मेलन है, तो इसलिए क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट भी रहेगा, ध्यान रखना। अगला सत्र 12वां उज्बेकिस्तान में होगा। चलिए, तो 11वां हो गया कतर में और 12वां होगा आपका उज्बेकिस्तान में। आगे देखते हैं। हाल ही में 81 वर्ष की आयु में निधन होने वाली मेहर कैस्टोलिनो किस उपलब्धि के लिए जानी जाती है? तो भैया देखिए, भारत की पहली मिस इंडिया थी। कौन थी? भारत की पहली मिस इंडिया थी जिनका निधन हुआ है अभी। और नाम क्या है इनका? तो मेहर कैस्टोलिनो भारत की पहली फेमिना मिस इंडिया थी 1964 में। और उनका निधन 16 से 17 दिसंबर 2025 को 81 वर्ष की आयु में हुआ था। उन्होंने मिस वर्ल्ड और आपका मिस यूनिवर्स जैसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करने का
रास्ता प्रशस्त किया था। चलिए आगे चलते हैं। रूस ने अपनी अंतरिक्ष एजेंसी, क्या नाम है, रोस्कोस्मोस के माध्यम से किस वर्ष तक चंद्रमा पर परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने का अनाउंसमेंट कर दिया है? तो रूस भैया देखो 2036 तक उसने कह दिया है कि चंद्रमा पर भी ये सब करने वाला है। कब तक? 2036 तक। तो रूस ने 2036 तक चंद्रमा पर एक स्वचालित परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना बना दी है और इसे पूरी तरह से रोबोटिक यानी कि मानव रहित तरीके से स्थापित किया जाएगा, यानी पूरा रोबोटिक होगा ये, बिना व्यक्ति के। आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2026 में होने वाले प्रथम खेलो इंडिया जनजातीय खेल का शुभारंभ क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले तो कहां पर होंगे? छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में वर्ष 2026 में होने वाले पहले खेलो इंडिया जनजातीय गेम्स, और जो पहले होते हैं ना हमेशा इंपोर्टेंट होते हैं आपके, तो याद रखना पहले कहां पे होने जा रहे हैं? आपके छत्तीसगढ़ में। तो उसका जो शुभांकर क्या होगा आपको? तो वो है मोरबीर। याद रखना शुभांकर क्या रहेगा आपका? मोरबीर। इन खेलों का आधिकारिक शुभांकर मोरबीर होगा आपका। मोरबीर का अर्थ क्या होता है? मोर। छत्तीसगढ़ी में मेरा बोलते हैं, और प्लस वीर यानी कि साहस और बहादुरी। इसका अनावरण बिलासपुर के BR यादव स्टेडियम में किया जाएगा। यह शुभंकर आदिवासी समुदाय की वीरता और गौरवशाली महान का प्रतीक है, ध्यान रखिएगा, मोरबीर। आगे आ जाओ। पुरातत्विकविदों ने भारत की सबसे विशाल गोलाकार पत्थर की भूल भुलैया किस राज्य में खोजी है? तो भैया सबसे विशाल गोलाकार पत्थर की भूल भुलैया कहां पर खोजी गई है? तो ये खोजी गई है महाराष्ट्र राज्य में। कहां खोजी गई है साथियों? तो महाराष्ट्र राज्यों में। तो महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के बोरामड़ी में यह विशाल संरचना खोजी गई है और यह 50 × 50 फीट के क्षेत्रफल में फैली है और इसमें 15 परतें हैं। इसे भारत में अब तक की सबसे बड़ी भूल भुलैया बनाती है। इसका निर्माण काल लगभग 2000 वर्ष पुराना है, यानी कि सातवाहन काल के आसपास का माना जा रहा है, ध्यान रखना। विश्व के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर के रूप में प्रसिद्ध धनु यात्रा का आयोजन उड़ीसा के किस जिले में होगा? तो कहां पर होगा? तो ये होगा आपका बरगढ़ में। कहां पर होने जा रहा है? तो उड़ीसा के शहर आपका बरगढ़ में, याद रखना। तो धनु यात्रा का आयोजन उड़ीसा के बरगढ़ जिले में किया जाएगा और यह 11 दिनों तक चलने वाला उत्सव है, जिसमें पूरा शहर एक रंगमंच में बदला जाएगा। इस दौरान बरगढ़ को मथुरा और पास के अंबापाली गांव को गोकुल माना जाएगा, ध्यान रखना। देखिए साथियों, तो आज दिसंबर का ये अंतिम सवाल है आप लोगों का। इससे पहले 5 क्लासें हमारी पूरी हो चुकी हैं। उन सभी की PDF आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन पर, रोहित स्टडी पॉइंट पर, और ये 6ठी क्लास है और दिसंबर 2025 की अंतिम क्लास है। तो इसकी PDF भी आपको वही मिल जाएगी, देख लेना आप। वीर बाल दिवस 2025 के अवसर पर कितने बच्चों को प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना 20 बच्चों से। किससे? 20। तो 26 दिसंबर 2025 को कुल 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। इसमें युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी भी शामिल है। यह पुरस्कार राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किए जाते हैं। पुरस्कार में राशि कितनी मिलती है भैया? एक प्रमाण पत्र और आपका 1 लाख रुपए की नकद राशि दी जाती है। तो साथियों, ये दिसंबर 2025 का महीना आपका खत्म हुआ, यानी पूरा दिसंबर के महीने में हमने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने का करंट अफेयर आपको करा दिया है। और आने वाली जितनी परीक्षाएं हैं तो सभी लोग ध्यान से देख लेना, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने इसमें लिए हैं। तो दिसंबर का महीना हमारा खत्म हो गया, अब हम शुरू करेंगे जनवरी का महीना। ठीक है साथियों, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने बाकी दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में जनवरी 2026 में।